क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग न ज्यादा हंसते हैं न शोर मचाते हैं, फिर भी वो पिछले 7 सालों से लगातार दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान माने जाते हैं। यहाँ सरकार खुद बच्चों के लिए बिस्तर और कपड़े घर पहुंचाती है। यहाँ स्कूल में न कोई परीक्षा होती है न कोई होमवर्क, और यहाँ की गलियों में महिलाएं रात के 2 बजे भी अकेले पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन इस देश में बसना हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिर वो कौन सा कड़ीडीचवा सच है जो कोई नहीं बताता? फिनलैंड की वो रहस्यमयी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप अपने जीने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। आज हम उस पूरी कहानी को खोलेंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून और ये खुशी का राज जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सफर के अंत तक आप फिनलैंड को अपनी अगली मंजिल मान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिनलैंड, जहां खुशी का मतलब मुस्कान नहीं सुकून है। क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां के लोग हंसते हुए शायद कम दिखें, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे खुशहाल लोग माने जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। संयुक्त राष्ट्र यूएन की रिपोर्ट ने लगातार 7 साल से इस बात की पुष्टि की है कि दुनिया में फिनलैंड से ज्यादा खुशहाल जनमानस और कोई नहीं है। लेकिन जब हम खुशी शब्द का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शोर शराबा, खिला खिला चेहरा और ठहाके। पर फिनलैंड की गलियों में आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग काफी गंभीर दिखते हैं। उनकी आंखों में वो शोर नहीं है जो अक्सर हम अपनी भीड़ डच भाड़च वाली दुनिया में देखते हैं। कई बार लोग उनकी इस गंभीरता और खामोशी को उनका दुख समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि शायद वहाँ के मौसम का असर, दिन और रात का वो अजीब सा असंतुलन, या फिर वहाँ की ठंडी हवाएं उन्हें उदास बनाती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या वो लोग वाकई दुखी हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि उन्होंने खुशी की परिभाषा को ही बदल दिया है। फिनलैंड के लोग मानते हैं कि खुशी चेहरे पर दिखाने वाली कोई चीज नहीं है, ये तो इंसान के अंदर की गहराई में बसती है। वे लोग शोर से दूर शांति में रहना पसंद करते हैं। उनकी ये चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तमाम दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि आखिर उनका राज क्या है, क्यों वे इतने शांत रहकर भी खुश हैं। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम फिनलैंड के उसी सफर पर निकल रहे हैं जहां हम उनके रहन सहन, उनके बर्ताव और उन कारणों को समझेंगे जिन्होंने इस देश को दुनिया के नक्शे पर एक चमकता हुआ सितारा बना दिया है। ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि जीने के एक ऐसे सलीके की है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कॉफी की चुस्कियां और साउना का जादू। फिनलैंड के लोगों की खुशी को समझने के लिए हमें उनकी छोटी छोटी आदतों को देखना होगा। और अगर बात आदतों की हो तो कॉफी और साउना के बिना फिनलैंड की बात अधूरी है। क्या आपको पता है कि फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले इंसान हैं? यहाँ एक व्यक्ति औसतन दिन में 4 कप और साल में लगभग 12 किलो कॉफी पी जाता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी कॉफी पीने से तो सेहत बिगड़ सकती है या घबराहट हो सकती है, लेकिन रुकिए, यहाँ कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये उनके खुश रहने का एक तरीका है। अक्सर यहाँ के किसान जो कॉफी उगाते हैं या जो व्यापार करते हैं, उसका असली आनंद तो लोग कॉफी पीते वक्त ही ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ कॉफी ही उन्हें खुश नहीं रखती। एक और चीज है जो फिनलैंड की पहचान है, साउना। वैसे तो पूरी दुनिया में साउना मशहूर है, लेकिन फिनलैंड में साउना का इतिहास ईसा मसीह के जन्म से भी 7000 साल पुराना है। आप किसी भी घर में चले जाइए, यहाँ तक कि किराए के छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी आपको साउना मिल जाएगा। यह उनके लिए सिर्फ नहाना नहीं बल्कि एक रस्म है। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? साउना के अंदर जाने के बाद भी और 4 कप कॉफी पीने के बाद भी ये लोग शांत ही रहते हैं। ये लोग इतने चुपचाप रहने वाले क्यों हैं? इसका जवाब उनकी एक और खासियत में छुपा है जो हम अगले पार्ट में जानेंगे। जंगलों से गहरा रिश्ता और शांति का संगीत। फिनलैंड के लोग इतने शांत और चुपचाप क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों के प्रति उनका अटूट प्रेम। यहाँ के लोग फॉरेस्ट पीपल कहलाते हैं। मजे की बात यह है कि ज्यादातर फिनिश परिवारों के पास 2 घर होते हैं, एक शहर में जहाँ वे काम करते हैं और दूसरा जंगल के बीचों बीच। काम के दिनों में वो शहर में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है वो सीधे अपने जंगल वाले घर भागते हैं। जंगल में वो घंटों शांति से बैठते हैं। लेकिन जब उनका ये शांत स्वभाव हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तो आप सोचेंगे कि वो क्या करते होंगे। वे बहुत ही अजीब तरीके से अपनी इस शांति को बाहर निकालते हैं।
हेवी मेटल म्यूजिक के जरिए, जो शांति की परिभाषा है, ये म्यूजिक उसका ठीक उल्टा है। बहुत शोर करने वाला और कानों को 4 DDH देने वाला संगीत, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो जंगल से बाहर आते हैं तो साथ में एक अनोखा खेल भी ले आते हैं, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पत्नी को उठाकर दौड़ने की प्रतियोगिता, वाइफ कैरिंग कंपटीशन। जी हाँ, ये सच है। इसमें पति अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर दौड़ाते हैं और इनाम के तौर पर पत्नी के वजन के बराबर बियर दी जाती है। मतलब अगर पत्नी का वजन 80 किलो है तो आपको 80 किलो बियर मिलेगी। तो शांत दिखने वाले ये लोग असल में बहुत ही मजेदार और अनोखी आदतों वाले होते हैं। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे ये देश आज इस मुकाम पर पहुंचा, चलिए अगले भाग में इसके इतिहास की गहराई और गरीबी से भरी शुरुआत। अभी हमने फिनलैंड के मजेदार पहलुओं को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले यह जगह कैसी थी? आज जो देश इतना खुशहाल और विकसित दिखता है, एक समय पर यह गरीब, पिछड़ी और बदहाल स्थिति वाला देश था। यहाँ न तो बड़े उद्योग थे और न ही शहर। लोग जंगलों में रहकर बस किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे। आजादी मिलने के बाद का समय इनके लिए और भी कठिन था। 1917 में रूस से आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ही यहाँ गृह युद्ध, सिविल वॉर छिड़ गया। इस वजह से लंबे समय तक यहाँ कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाई। जब 2 साल बाद सरकार बनी और लोगों ने अपनी स्थिति देखी तो वे दंग रह गए। वे बुरी तरह गरीबी में डूबे हुए थे। उनके पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन नहीं थी, कोई खनिज पदार्थ, मिनरल्स नहीं थे और न ही कोई तेल के कुएं थे। ऊपर से प्रकृति की मार, वहाँ का कठोर बर्फीला मौसम। फिनलैंड की जमीन तो ऐसी थी जहाँ सर्दियों में सूरज ढलने के बाद कई दिनों तक निकलता ही नहीं था और गर्मियों में अंधेरा ही नहीं होता था। रहने के लिए यह जगह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। अगर आप उस समय की स्थिति को देखेंगे तो उनके पास गरीब रहने के 100 बहाने थे। लेकिन फिनलैंड ने गरीबी को अपना भाग्य नहीं माना। उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। आखिर कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों को पीछे छोड़ा? वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें एक बेसहारा समाज से एक आधुनिक और अमीर देश बना दिया? इसका रहस्य छिपा है उनके जंगलों में, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। जंगल फिनलैंड की तरक्की का असली राज। दोस्तों, जिस गरीबी से फिनलैंड जूझ रहा था, उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद अपने घर से मिला, और वो था उनका जंगल। आपको याद होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फिनलैंड के लोग जंगलों से कितना प्यार करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इसी जंगल ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उस समय जब फिनलैंड के नेताओं ने दाएं बाएं देखा कि आखिर देश को आगे कैसे ले जाएं, तो उनके पास एकमात्र संसाधन, रिसोर्स, उनका जंगल ही था। उनके पास कोई तेल या कीमती धातुएं नहीं थीं, तो उन्होंने तय किया कि वो इसी लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसे एक बढ़े अवसर में बदल दिया। लकड़ी से घर बनाना, कागज की फैक्ट्रियां लगाना और फिर उस तैयार माल को पढ़ी-ढौसी देशों में निर्यात, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये उनकी कामयाबी का पहला बड़ा कदम था। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी दिए होने की कोशिश कर रहे थे, तभी दुनिया पर दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 आफत बनकर टूट पड़ा। फिनलैंड को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद हालात और भी बदतर हो गए। फिनलैंड का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के कब्जे में चला गया और युद्ध में मिली हार के बाद सोवियत संघ ने फिनलैंड पर एक ऐसा बोझ डाल दिया जो नामुमकिन जैसा लग रहा था। सोवियत संघ ने कहा कि उन्हें युद्ध में हुए नुकसान के बदले $300 मिलियन, जो आज के हिसाब से करीब $6 बिलियन होते हैं, का हर्जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये थी कि ये हर्जाना पैसों में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मशीनों के रूप में चुकाना होगा। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने आज तक बड़ी मशीनें नहीं देखी थीं, उसे अब मशीनें बनानी ही थीं ताकि वो अपना वजूद बचा सके, और यहीं से उनकी तकदीर बदली। मशीनों को बनाने की मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी स्किल को निखारा और देखते ही देखते जंगल वाले लोग अब मशीनरी के एक्सपर्ट बनने लगे। 1952 तक आते आते उन्होंने सारा हर्जाना चुका दिया था। वे अब सिर्फ लकड़ी बेचने वाले नहीं रहे थे, वे एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र, इंडस्ट्रियल नेशन बन चुके थे। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने फिनलैंड की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। नोकिया और तकनीकी क्रांति का उदय। दोस्तों, सोवियत संघ का कर्ज चुकाने के बाद फिनलैंड अब एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसके पास हुनरमंद कारीगर और मशीनें तो थीं, लेकिन उन्हें एक नई दिशा की तलाश थी। यहीं से शुरू हुआ उनके विकास का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, शिक्षा और तकनीक।
अब उनके पास दो ही असली संपत्तियां बची थीं, उनका जंगल और उनके लोग। सरकार ने यह समझ लिया था कि अगर देश को भविष्य के लिए तैयार करना है तो हर एक नागरिक को शिक्षित और तकनीकी रूप से निपुण बनाना होगा। उन्होंने अपने देश में मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का जाल बिछा दिया। इसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरी दुनिया की दिग्गज कंपनी नोकिया। याद है आपको वो दौर जब हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन होता था? उसकी मजबूती, उसकी बैटरी और उसकी नेटवर्क पकड़ की आज भी मिसाल दी जाती है। नोकिया असल में फिनलैंड के उसी तकनीकी क्रांति का एक हिस्सा था। आज के समय में भले ही स्मार्टफोन के दौर में नोकिया का वो दबदबा न रहा हो, लेकिन फिनलैंड ने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। उन्होंने टेलीकॉम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी महारत हासिल कर ली कि आज भी पूरा यूरोप उनकी तकनीक का लोहा मानता है। आज फिनलैंड की अर्थव्यवस्था का ढांचा बहुत ही संतुलित है। उनकी कुल कमाई का 50% हिस्सा तकनीक और सर्विसेज से आता है, जबकि 20% आज भी उनकी लकड़ी और उससे बने उत्पादों पर निर्भर है और बाकी 20% इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिनलैंड के लोगों ने कभी भी अपनी कामयाबी के नशे में अपने उस पुराने साथी यानी जंगल को नहीं छोड़ा। आज भी फिनलैंड की 75% जमीन जंगलों से ढकी है। यूरोप का शायद ही कोई और देश हो जो अपनी प्रकृति को इतना सहेज कर रखता हो। वे आज भी खुद को जंगल के लोग ही कहते हैं। लेकिन एक समृद्ध देश बनने के बाद उन्होंने अपने नागरिकों का ध्यान कैसे रखा? वो सुविधाएं क्या हैं जो हर फिनिश नागरिक को खुश रखती हैं? चलिए अगले पार्ट में जानते हैं उस जादुई बेबी बॉक्स के बारे में। जन्म लेते ही सरकारी तोहफा, बेबी बॉक्स का कमाल। दोस्तों, किसी भी देश की खुशहाली का सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि वह अपने बच्चों और परिवार का ख्याल कैसे रखता है। और यहाँ फिनलैंड फिर से सबको पीछे छोड़ देता है। वहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी सरकार जश्न मनाती है। फिनलैंड में सरकार का मानना है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी परिवार में पैदा हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली। अब तक हमने देखा कि फिनलैंड बच्चों के जन्म पर कितनी मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली मिलती है? फिनलैंड में शिक्षा का मतलब दबाव नहीं, सीखना है। वहाँ स्कूल खोलकर मुनाफा कमाना कानूनी रूप से अपराध है। आप यहाँ शिक्षा बेच नहीं सकते क्योंकि शिक्षा यहाँ एक अधिकार है, कारोबार नहीं। लगभग सभी स्कूल सरकारी हैं और अगर कोई प्राइवेट स्कूल है भी तो उसका खर्च भी सरकार ही उठाती है। यानी माता पिता की जेब पर कोई बोझ नहीं। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल तक ले जाने वाली बस, दोपहर का खाना, किताबें, यहाँ तक कि मेडिकल चेकअप भी पूरी तरह मुफ्त है। अब बात करते हैं अध्यापकों की। फिनलैंड में टीचर बनना बहुत गर्व की बात है। एक टीचर बनने के लिए कम से कम मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। और सबसे खास बात, यहाँ कोई भी रट्टा मारने वाली परीक्षा या ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को पूरी आजादी होती है कि वह अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाए। कोई होमवर्क का बोझ नहीं, कोई भारी भरकम सिलेबस नहीं। बच्चे स्कूल में बहुत कम समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए पहली कक्षा के बच्चे दिन में सिर्फ 4 घंटे स्कूल में रहते हैं। बाकी का समय वो खेलते हैं और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानते हैं। वहाँ का मानना है कि ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही तरीके से सीखने से दिमाग विकसित होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो उसे सजा नहीं दी जाती बल्कि शिक्षक उसे व्यक्तिगत रूप से मदद देते हैं ताकि वह बराबरी पर आ सके। 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को तय करना होता है कि उसे आगे एकेडमिक पढ़ाई करनी है या किसी खास हुनर वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना है। और अगर आगे जाकर वो यूनिवर्सिटी जाना चाहे तो सरकार उसका भी पूरा खर्चा उठाती है। यहाँ तक कि उनके रहने के कमरे का किराया भी सरकार देती है। यही वजह है कि फिनलैंड के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा जागरूक और आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ वो अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं, ये और भी दिलचस्प है, जो हम अगले भाग में जानेंगे। क्या फिनलैंड में बसना आपके लिए सही है? तो दोस्तों, अब तक हमने फिनलैंड की खुशहाली, उनकी शिक्षा और उनके अनोखे कल्चर को देखा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक कड़ी डिचवा सच शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिनलैंड का नाम सुनते ही अपना बैग पैक कर लें, तो रुकिए। यहाँ की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है।
सबसे पहली बात, यहाँ का सामाजिक जीवन। फिनलैंड के लोग काफी इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे हर वक्त दोस्तों की महफिल, शोर शराबा और दिन भर गपशप करने की आदत है, तो यहाँ आप बहुत अकेला महसूस करेंगे। यहाँ दोस्त बनाना आसान नहीं है और लोग बहुत सोच समझकर ही किसी को अपना दोस्त बनाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है उनकी भाषा। फिनिश भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है। अगर आप वहाँ जाकर बसना चाहते हैं और वहाँ की भाषा नहीं जानते, तो एक अच्छी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है। बिना भाषा के आप समाज में घुल मिल भी नहीं पाएंगे। तीसरी बात है मौसम और अकेलापन। यहाँ की कड़ी डी हाके की ठंड और लंबे अंधेरे दिन डिप्रेशन का